बहनों भाइयों, आप किसी साधारण राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। आजाद भारत में आपने देखा है कि नेताओं की कथनी और करनी, कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। भारत की राजनीति में विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया। लेकिन आप सीना ठोक कर दावे के साथ कह सकते हो कि भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारी और आपकी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने जो भी वादे चुनाव के दौरान किए अक्षरशः हर वादे को पूरा किया है। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देख लें कि हमने जो कहा है वो किया है अथवा नहीं है। लेकिन यह तीसरा कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है उसमें अभी 4 साल शेष हैं, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए बहनों भाइयों, यह हम सबका सौभाग्य है। लोकतंत्र में यदि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का अवसर मिला है तो हिंदुस्तान की नहीं, मैं कह सकता हूं कि दुनिया की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है, सबसे क्रेडिबल राजनीतिक पार्टी है। मेरे बहनों भाइयों, बिहार की धरती पर आने के कुछ दिन पहले मुझे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां जो कुछ भी हुआ उसको मीडिया के माध्यम से आप सबको जानकारी निश्चित रूप से होगी। जो बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बैठक के दौरान वहां जो मेरे साथियों बैकड्रॉप लगाया गया था उसमें इस बार नालंदा विश्वविद्यालय को सम्मिलित कराया गया था, क्योंकि भारत और चीन के बीच का जो सांस्कृतिक सेतु है वह यदि इस देश की कोई धरती है तो वह बिहार की धरती है। इतना ही नहीं, चीन के साथ जो बाइलेटरल मीटिंग यानी द्विपक्षीय बातचीत हुई उसके बाद जो गिफ्ट एक्सचेंज हुआ उसमें मैंने चीन के रक्षा मंत्री को एक मधुबनी की पेंटिंग भी भेंट की थी जिसका नाम है ट्री ऑफ लाइफ। उसका भी बिहार की धरती से नाता जुड़ा हुआ है। ट्री ऑफ लाइफ बिहार ही नहीं बल्कि भारत की जीवनदायिनी शक्ति है, भारत की वह आध्यात्मिक ऊर्जा है और वह ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। जब मैं पटना रहा था तो ट्री ऑफ लाइफ के बारे में मैं सोच रहा था और जब मैं आप लोगों के बीच में दोस्तों यहां पर मौजूद हूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो यह संगठन है वह भी एक तरह का वृक्ष ही है जिसकी जड़ों को मजबूत करने का काम हमारे परिश्रमी और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी कार्यकर्ता ही करते हैं। भाजपा में हर कोई कार्यकर्ता भाव से ही काम करता है, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न बैठा हो। यही हमारी पार्टी की मजबूती का आधार है और साथियों जिसका यह परिणाम यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज बन चुकी है। साथियों, आज जब हम पटना में बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, पटना के बारे में एक जगह ऐसा लिखा गया है कि यह पटना नगर पृथ्वी का तिलक तथा विद्वानों की निवास स्थली है जिसे भगवान विश्वकर्मा ने भगवान ब्रह्मा को अपना कौशल दिखाने के लिए बनाया था। यह है आपकी और हमारी यह पटना नगरी। पटना की पावन धरती विचार, ज्ञान और जन क्रांति की भूमि है। यह वही पाटलिपुत्र है जहां सम्राट अशोक ने शांति और धम्म का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। यही वह भूमि है जहां चाणक्य ने राजनीति और राष्ट्रनीति के शाश्वत सिद्धांत रचे थे और जहां आर्यभट्ट ने खगोल और गणित के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु बनाने का काम किया था। इसलिए भूमि केवल इतिहास की ही नहीं भविष्य के भी निर्माता है। ऐसी महान धरती है हमारे इस बिहार राज्य की। मेरे साथियों,
बिहार की कमान इस समय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के हाथों में है। उनकी अध्यक्षता में यह प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और मैं जानता हूं उन्होंने बराबर एक कार्यकर्ता के भाव से काम किया है। और एक बात जो यहां मैं जोड़ना चाहता हूं यह है कि यहां मौजूद आप सभी कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता नहीं हैं, आप स्वर्णिम बिहार के निर्माता हैं। आप सिर्फ पार्टी के सदस्य मात्र नहीं हैं, आप हमारी विचारधारा के योद्धा हैं, आप बिहार के निर्माण की नींव हैं। और आज बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक मैं मानता हूं कोई साधारण आयोजन नहीं है। यह वह क्षण है जब हम अपने महान अतीत से प्रेरणा लेकर आने वाले चुनावों की रणनीति तय करेंगे, संगठन को एक नई दिशा देंगे और अपने कार्यकर्ताओं के संकल्प को जन आंदोलन में बदलेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि भाजपा के बड़ा से बड़ा पदाधिकारी क्यों न हो या एक निष्ठावान करता, वह सिर्फ चुनावों के वक्त ही नहीं सक्रिय होता है, बल्कि वह हर दिन राष्ट्र निर्माण की साधना में लगा रहता है। और आज बिहार में यही साधना परिवर्तन की शक्ति बनकर उभर चुकी है। यह केवल एक संगठन की बैठक मात्र नहीं है, इस रूप में मैं इसे नहीं देखता हूं, बल्कि एक संकल्प सभा है। और उस संकल्प की शुद्धि के लिए जो बिहार और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें लेना है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिछले 40 वर्षों से बहुत नजदीक से मैं देख रहा हूं, उनके साथ काम किया है मैंने। बहनों भाइयों, यह हमारा कार्यकर्ता ऐसा है कि एक बात प्यार और मोहब्बत से बात कर लो तो अपनी पार्टी के लिए और देश के लिए अपना कलेजा निकाल कर रख। For my baby's soft, delicate hair and scalp, I believe in a natural, safe and gentle shampoo. That's why I trust Himalaya Baby Shampoo with pH 5.5. The #1 doctor prescribed brand. Formulated with pH 5.5 and natural ingredients for a gentle, tear-free wash. Naturally best for my baby. रखा जाए। अब हमें यही विश्वास बिहार के हर निवासी के दिल तक पहुंचाना है। उसको पहुंचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता है। और इस दिशा में आप सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मैं 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, जनता से निरंतर संवाद करें मेरे कार्यकर्ता मित्रों, लेकिन वो केवल भाषण नहीं, विश्वास का संवाद हो। जनता से जब संवाद करें तो केवल खोखले आश्वासन न दें, वही बातें उनसे बोलें जिन पर कि जनता यकीन कर सके, विश्वास कर सके। इसलिए विश्वास का संवाद जनता के साथ करना है। हर बूथ, हर मोहल्ले, हर पंचायत में जाकर मोदी जी के नेतृत्व की बात कहें, भाजपा की बात करें, लेकिन उसे सिर्फ भाषण न बनाएं। उनके कामों की सफलता की बात करें, उनसे पूछें सरकार की योजनाओं के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न योजना से अनेक जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आए हैं, यह लोगों से चर्चा करें। जब लोग साथियों अनुभव से जुड़ते हैं तब उन्हें भरोसा होता है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। दूसरी बात, बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए, बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए। अतीत के गौरव को भविष्य की प्रेरणा बनाइए। लोगों को याद दिलाइए कि वही धरती है जहां भारत का सबसे पहला गणराज्य था, जहां महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने ज्ञान दिया था, और जहां से संविधान सभा का नेतृत्व करने वाले बाबू राजेंद्र प्रसाद जी आए, और जहां से संविधान को बचाने वाले जयप्रकाश नारायण जी आए, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी इसी पटना की धरती से किया था। साथियों, तीसरी बात, लोगों को यह भी समझाएं कि भाजपा केवल सरकार नहीं चलाती है, समाज निर्माण करती है।
दोस्तों, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति यह शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। इसका अर्थ यह होता है कि ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह रही है कि आजाद भारत में यह राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खोता जा रहा था, अपना भाव भी खोता जा रहा था। लेकिन भारत की राजनीति में इस राजनीति शब्द के खोए हुए अर्थ और भाव को पुनः स्थापित करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस और आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित हैं, लेकिन भाजपा की प्रेरणा है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, केवल सत्ता में बने रहना यह हमारा मोटिवेशन नहीं है। भारत को एक महान भारत बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जो सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हर नागरिक की गरिमामय जीवन सुनिश्चित होना चाहिए, और उस दृष्टि से आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रभावी कदम उठाए हैं। बहनों भाइयों, वह कदम हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लोग यह सोच नहीं सकते थे क्या इतना भार कोई केंद्रीय सरकार आर्थिक भार वहन कर सकती है। अब सारी योजनाओं की मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा तो लंबा समय होगा। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाना जिसमें हर वर्ग का विकास हो। समाज का कोई वर्ग ऐसा शेष नहीं बचा है मेरे बहनों भाइयों जिस वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम न किया। और सभी को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हो, यह भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए हम सभी लोग प्रयत्नशील हैं। और आप जानते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो हमें लोगों को यह एहसास दिलाना है कि बिहार भी अब तेजी से आगे बढ़ेगा, और अब राज्य और केंद्र दोनों में एनडीए के विचार की मति और कार्य की गति होगी, और जब हमारे मिशन और विजन के साथ कार्य होगा। चौथा, हमारे कार्यकर्ताओं को मोदी मिशन का वाहक बनाइए, यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं और मोदी जी की लोकप्रियता अभूतपूर्व है, लेकिन अब हमें इन उपलब्धियों की कहानी हर घर तक पहुंचाना है। हर गली तक नहीं है, हर घर तक हमको पहुंचाना है। हर कार्यकर्ता को इस सरकार के 11 साल की कहानी, जो कि जन सेवा राष्ट्र निर्माण की कहानी है मेरे साथियों, उसे घर घर तक पहुंचाना होगा। और 2024 का जनादेश हमारे साथ था। अब 2025 में बिहार की जनता के सामने हमारी सरकार के काम और भाजपा के विचार को पूरी स्पष्टता से रखने का यह समय है। साथियों, पांचवी बात, विपक्ष के द्वारा अलग अलग प्रचार किए जाएंगे, झूठी अफवाहें फैलाई जाएंगी। तो विपक्ष की झूठी बातें और भ्रम फैलाने की राजनीति को तथ्यों और तथ्यों के साथ जवाब दीजिए, और जवाब दीजिए तो आत्मविश्वास के साथ जवाब दीजिए। हमें यह भावना घर घर तक पहुंचानी है कि बिहार पिछड़ा नहीं है, बल्कि बिहार को पिछड़ा बनाया गया है, इसलिए जो है बिहार जो है पीछे रह गया है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस फिर से विभाजन की राजनीति को हवा देंगे, यह मानकर चलिए। जातियों में बांटेंगे, वर्गों में लोगों को बांटेंगे, लेकिन हम विकास और विश्वास की राजनीति करते हैं। इसलिए जब विपक्ष नफरत की राजनीति की बात करे तो उसका जवाब और कुछ नहीं हो सकता, वह सेवा की राजनीति हो सकती है। उसी सेवा की राजनीति से ही उसका जवाब देना है। और जब ये बिहार को पीछे धकेलने वाली बात करें
तो हम उज्जवल भविष्य का रोड मैप बताएंगे, कैसे हम बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। जब वो विभाजन की राजनीति करें तो हम लोगों को जोड़ने वाली बात करनी है, और जब वो बिहार के लोगों को मुद्दों से भटकाएं, हम शिक्षित बिहार की बात करें, हम लोगों को बताएं कि आत्मनिर्भर बिहार कैसे बनेगा। और मैं कह सकता हूं कि एनडीए के शासनकाल में इस बिहार में मेरे दोस्तों उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारे प्रस्ताव जिन मित्रों ने रखे थे उन्होंने आंकड़े भी आपको दिए हैं कि 2005 में प्रति व्यक्ति कितनी आमदनी थी इस बिहार की, और आज वह बढ़कर कितनी पहुंच गई है, लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बजट भी, उसकी भी यहां चर्चा हुई है, जो 2004-05 में अप्रॉक्सीमेटली 23,885 करोड़ था, आज 3.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। साथियों, हमें लोगों तक यह भी संदेश पहुंचाना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ कार्य करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। और यदि अब आप लोगों से आप करेंगे तो लोग आपसे तर्क नहीं पूछेंगे, बल्कि आपकी बातों का वह समर्थन करेंगे। केवल आपको उनको याद दिलाना है। साथियों, इस वर्ष अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार की मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है, और पिछले महीने ही विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए 5,736 करोड़ की 22 परियोजनाओं की सौगात भी उन्होंने बिहार को दी है। साथियों, आप सभी को पता है कि मखाना को जीआई टैग दिया गया है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। मखाना को जीआई टैग दिया गया है, और आज बिहार का मखाना सिर्फ एक पारंपरिक खाद्य पदार्थ नहीं रहा है, बल्कि अब वह सुपर फूड के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है। सुपर फूड के रूप में एक वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह सभी बिहारवासियों के लिए मैं समझता हूं एक गौरव का विषय है। साथियों, हमारी सरकार ने इस वर्ष बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की है। मखाना रिसर्च सेंटर को राष्ट्रीय दर्जा भी प्राप्त हो गया है, यह मुझे बताया गया है, जिससे इसमें वैज्ञानिक शोध और साथ ही साथ इनोवेशन, जो नवाचार कहते हैं, नवाचार को स्वाभाविक रूप से और बढ़ावा मिलेगा। अब हमारा मखाना दोस्तों केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा, भारत की बाजारों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेगा, और दुनिया में बिहार की एक अलग पहचान हमारा ये मखाना भी बनाएगा। साथियों, बिहार की प्रगति से ही देश की प्रगति होगी। हमारी सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। मेरा विश्वास है कि विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त यदि होगा तो विकसित बिहार से ही वह मार्ग प्रशस्त होगा। और साथियों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मजबूत नेतृत्व में तथा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी को विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प की सिद्धि को प्राप्त करना है। इसके लिए पूरी ताकत हम लोगों को लगानी पड़ेगी। हमें लोगों को यकीन दिलाना है कि कोई पार्टी बिहार को उसके गौरवपूर्ण इतिहास की तरह गौरवमय उज्जवल भविष्य दे सकती है तो केवल और केवल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। केवल और केवल गठबंधन यदि कोई है तो एनडीए। साथियों, जब आजादी से पहले श्री सच्चिदानंद जी सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के युवा बुद्धिजीवियों ने अलग राज्य की मांग की थी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, तो उस समय सारे युवा बुद्धिजीवियों के मन मस्तिष्क में एक उम्मीद थी। वो उम्मीद थी इस रत्नगर्भा भूमि के खजाने से एक समृद्ध और खुशहाल बिहार बनेगा। साथियों, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक छोटे से गांव बिहटा से किसान आंदोलन की जब उन्होंने शुरुआत की थी, जब केबी सहाय खून से सनी पट्टियों को साथ जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव लेकर बिहार की विधानसभा में खड़े हुए थे, जब राहुल सांकृत्यायन और कार्यानंद शर्मा जैसे सेनानी परमानेंट सेटलमेंट जैसी व्यवस्था को हिलाकर रख देने निकले थे, तब बिहार में उम्मीद थी और यहां के लोग भविष्य के प्रति आश्वस्त थे।
बिहार भारत के सुनहरे भविष्य की, मेरे साथियों, एक प्रयोगशाला थी। जब छोटा नागपुर की पहाड़ियों में से जमशेद टाटा जी के लिए शाहपुर साकलातवाला को ने आयरन ओर खोजा था, और इतना ही नहीं, साक्षी गांव में स्टील प्लांट की नींव पड़ी थी। जब बोकारो रांची में टेम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजी खड़े हुए थे, जब बिहार के लोगों ने चेकोस्लोवाक और सब रूसी इंजीनियरों के साथ मिलकर विकसित बिहार और भारत का सपना उस समय गढ़ा था, मेरे साथियों। और फिर जब अगस्त 1974 में बीमार जयप्रकाश नारायण जी ने, अस्वस्थ उस समय थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने गांधी मैदान से भारी बारिश में डटे हुए जन समूह से कहा था, भ्रष्टाचार मिटाना है और नया बिहार बनाना है। तब एक बार फिर पूरे राज्य में बदलाव की मशाल जल उठी थी। लेकिन अफसोस मेरे साथियों, लंबे समय तक चली कांग्रेस और आरजेडी की विफल, भ्रष्ट और परिवारवादी सरकारों ने इन सभी उम्मीदों को, सभी आशाओं को गहरी निराशा में बदल दिया। साथियों, विकास का पहिया सिर्फ थमा नहीं, बल्कि वो उल्टा चलने लगा इन लोगों के शासनकाल में। यहां की असाधारण प्रतिभा पलायन करने पर लोग मजबूर हो गए। बिहार, जो भारत की राजनीति, समाज और विचार का सिरमौर था, पिछड़ेपन और कुशासन की गिरफ्त में धकेल दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब वो कहानी काफी हद तक बदल चुकी है। साथियों, बिहार कभी भारत के विकास का अगुवा बन सकता था। इसकी धरती, यहां के लोगों की प्रतिभा और मेहनत में वह सामर्थ्य भी था कि वह राज्य पूरे राष्ट्र के लिए एक आदर्श बनता। लेकिन उस सपने को नष्ट किया गया। कांग्रेस और फिर आरजेडी के वर्षों के कुशासन ने उस सपने की हत्या कर दी थी। साथियों, आरजेडी से पहले दशकों तक कांग्रेस भी बिहार के पिछड़ेपन और दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण रही है। 1980 के दशक में जब बिहार में कांग्रेस का कुशासन था, तो सिर्फ मुख्यमंत्री बदल रहे थे, विकास की दशा नहीं बदल रही थी। भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया गया और बिहार में गवर्नेंस की रीढ़ पूरी तरह से तोड़ दी गई थी। आप जरा सोचिए साथियों, जिस धरती ने साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर आत्मज्ञान तक हर क्षेत्र में भारत को दिशा दी हो, उस बिहार को कांग्रेस और आरजेडी की विफल, भ्रष्ट और जातिवादी राजनीति ने किस गर्त में पहुंचा दिया। साथियों, यह वही बिहार है जिसने बुद्ध को जन्म दिया, आर्यभट्ट को दुनिया को दिया, चाणक्य नीति दी, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विद्यालय दिए। यही वह बिहार है। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने भी असफलता की कहानियां उसकी कितनी है, उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो बागडोर किसके हाथों में आई थी? आरजेडी के हाथों में आ गई। उन्होंने बिहार को बेहतर करने की कितनी कस्में बिहार की जनता से खाई थी, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बद से बदतर करने में उसे इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब बिहार की जनता भी इसे समझने लगी है। आरजेडी कांग्रेस राज के दौरान अपराध, जातिवाद और जंगल राज ने साथियों बिहार को ऐसे अंधेरे में धकेला जहां से बाहर निकलने का रास्ता आज तक यह बिहार ढूंढ रहा है। लेकिन हमारी सरकार इस अंधेरे से निकलने के लिए पूरी ताकत से आज काम कर रही है और काफी हद तक इस अंधेरे से हमारा बिहार निकल चुका है। साथियों, आज ये एनडीए का संकल्प केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, मैं मानता हूं उस ऐतिहासिक अन्याय का प्रतिकार है जिस बिहार ने दशकों तक झेला है। और अब समय आ गया है कि बिहार अपने अतीत से सीखे और उस उम्मीद से फिर से जिए जिसका वो सचमुच में हकदार है, और बिहार के लोग विकास और सुशासन का वो भागीदार बने। इसलिए साथियों, पिछले 2 दशकों में भाजपा और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व प्रगति की है।
पुरानी जंगल राज की छवि को बिहार ने काफी हद तक तोड़ दिया है और जो भी सकारात्मक बदलाव बिहार में। सबको लगता है एक रेस को जीतने के लिए सिर्फ स्पीड की जरूरत होती है। स्पीड आपको सबसे आगे ले जाती है, लेकिन स्पीड के साथ साथ सही टेक्निक भी बहुत जरूरी है। और अगर रेस में सबसे आगे रहना है तो स्टैमिना भी होना चाहिए। ये बात सिर्फ चैंपियंस जानते हैं। इसी तरह मार्केट की रेस जीतनी है तो आपको चाहिए 3 ताकतों का कॉम्बो। बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड में है 3-in-1 एडवांटेज। क्वालिटी जो टिकती है, ग्रोथ जो दौड़ती है और वैल्यू जो छुपी होती है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो उनको भी हुआ। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका दुनिया की एक मानी जानी पत्रिका है, जिसने एक समय बिहार को इंडियाज आर्मपिट कहा था। साथियों, उसी ने नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार की सराहना करते हुए उसी इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि बिहार भारत की सबसे अप्रत्याशित लेकिन शानदार टर्न अराउंड स्टोरी बन चुका है। यह उस इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, मैं यह बात नहीं कह रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि कैसे बिहार में सड़कें बनी, कैसे बिहार में स्कूलों में बच्चे पहुंचने लगे, कैसे बिहार में कानून और व्यवस्था में सुधार हुआ है और विकास की एक नई धारा बिहार में प्रारंभ हुई है। यह उन्होंने कहा है। यही अंतर दिखता है साथियों, जब नेतृत्व मजबूत हो, नीयत साफ हो और शासन में ईमानदारी हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे मंत्री हों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि वही बिहार जिसे दुनिया कभी हिकारत से देखती थी, आज वह प्रेरणा बन सकता है और बन रहा है। साथियों, लालू जी कहते थे कि उन्होंने बिहार को स्वर्ग नहीं स्वर दिया है। याद होगा आपको, उन्होंने कहा स्वर्ग नहीं स्वर्ग दिया है। लेकिन वह साथियों, यह सच है कि उन्होंने बिहार को न स्वर्ग दिया, न स्वर दिया और न बिहार को स्वाभिमान दिया। बस दिया यदि लालू जी ने तो डर दिया, भ्रष्टाचार दिया और दबंगों का राज दिया। जिस दौर में शिक्षा की जगह जाति का कार्ड चलता था, नौकरी की जगह टिकट और ठेका मरता था, उस दौर को क्या स्वर्ग कहेंगे आप? साथियों, स्वर्ग तो तब आता है जब हर वर्ग, हर तबका बोले। लेकिन लालू जी के राज में बोलने का हक बस कुछ बाहुबलियों और उनके दरबारी अफसरों का ही था, और कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। गरीब, पिछड़ा, दलित, सबकी आवाज को कुचलकर सत्ता को अपनी संपत्ति बना दिया गया। उस समय को याद कीजिए जब किडनैपिंग केस में सेटलमेंट किसी सरकारी घर में हुआ करते थे। अब नाम नहीं लेना चाहता, किसी सरकारी आवास में हुआ करते थे। साथियों, मतलब जंगल राज में सत्ता में बैठे लोग सिर्फ चारा ही नहीं खाते थे, हफ्ता भी खाते थे। और आज जो आरजेडी या कांग्रेस की टीम वापस लौटने का ख्याली सपना देख रही है, साथियों, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को बंजर किया है। यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है। बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक है। इसलिए अभी यहां जातिवाद नहीं चलेगा, तो बिहार में केवल विकासवाद चलेगा। इस बार चुनाव सिर्फ विकास पर होगा और जवाब मिलेगा उन सभी को जो बिहार को फिर से अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। साथियों, बिहार की इस माटी ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया, बिहार की इस माटी ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसने राजनीति को सत्ता का साधन नहीं, समाज सेवा का माध्यम बनाया। वह शख्सियत थी जननायक कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों और वंचितों को उनकी हिस्सेदारी देने के लिए जो कर्पूरी फार्मूला दिया,
वह सिर्फ आरक्षण का गणित मात्र नहीं था, वह सामाजिक न्याय का एक पूरा दर्शन था मेरे साथियों। और मैंने भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए उसका अनुसरण किया था। साथियों, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो उसी दर्शन का विस्तार है जिस दर्शन को जननायक कर्पूरी ठाकुर ने दिया था। साथियों, हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए जाति जनगणना की अनुमति दे दी है। मोदी जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दिलाई है। यही तो है कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे ले जाना। कर्पूरी ठाकुर की विरासत को यदि आगे कोई ले जा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही ले जा सकते हैं मेरे बहनों भाइयों, और कोई दूसरा नहीं ले जा सकता। और साथियों, कितना बड़ा राजनीतिक और नैतिक विरोधाभास है कि लालू प्रसाद जी यादव, जो हर मंच पर कर्पूरी ठाकुर जी को अपना गुरु कहते हैं, उनके विचारों, उनकी सादगी और उनके सिद्धांतों की सबसे अधिक उपेक्षा यदि किसी ने की है तो उनकी सरकार ने ही की है। कर्पूरी जी ने जिन मूल्यों को, समाजवाद, ईमानदारी और अंतिम व्यक्ति तक न्याय के लिए अपना जीवन खपा दिया, उन्हीं मूल्यों का लालू यादव जी के शासन में उसके साथ क्रूर मजाक किया गया, सारे मूल्यों को कुचल डाला गया। हालांकि लालू जी सार्वजनिक रूप से तो कर्पूरी जी के साथ अपनी घनिष्ठता प्रदर्शन करते थे, लेकिन निजी तौर पर उनके लिए क्या कहते थे शायद बिहार के कुछ लोगों को मालूम होगा। मालूम है कि कुछ लोगों को नहीं मालूम। बहनों भाइयों, कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते थे, ऐसा लोगों ने मुझे बतलाया। यह दोहरा चरित्र है लालू जी। राजनीति में चरित्र दोहरा नहीं होना चाहिए। और यह एक पुस्तक में लिखा हुआ है जिसे मैंने देखा है, वह शंकरसन ठाकुर एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ब्रदर्स विहारी, उसमें इसका उल्लेख किया है। और एक घटना और मैं आपके सामने यहां रखना चाहता हूं जिसे पढ़कर मेरा मन बहुत व्यथित हो गया। प्रसिद्ध पत्रकार शंकरसन ठाकुर ने अपनी पुस्तक में स्वर्गीय लक्ष्मी साहू की बताई एक घटना का भी उन्होंने उल्लेख किया है। कर्पूरी ठाकुर जी जब विपक्ष के नेता थे, उन्होंने लिखा है, कर्पूरी ठाकुर जी जब विपक्ष के नेता थे तो बहुत बीमार चल रहे थे, लेकिन विधानसभा में एक अहम बहस में हिस्सा लेने के लिए उन्हें मजबूरी से घर से निकलना पड़ा। कर्पूरी जी का जीवन अत्यंत सादा था, न गाड़ी न तामझाम। उन्होंने अपने सहयोगी शिवानंद पासवान से कहा था कि लालू यादव से पूछो अगर संभव हो तो अपनी जीप से मुझे विधानसभा छोड़ दें। या मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा किया जाए, जो कि वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा है उसी की बात मैं कह रहा हूं। अब सोचिए, एक बीमार, वरिष्ठ और सम्मानित नेता की छोटी सी मदद की यह बात थी। वो लालू जी जो खुद को कर्पूरी भक्त कहते थे, उन्होंने क्या जवाब दिया होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लालू जी ने कहा कि मेरी जीप में तेल नहीं है, और वैसे भी कर्पूरी जी इतने बड़े नेता हैं, वो अपनी कार क्यों नहीं खरीद लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ जुबान से गुरु कहा, लेकिन कभी भी मेरे दोस्तों मन से उनका सम्मान नहीं किया है। और जो कुछ भी मैंने कहा है, मैंने एक पत्रकार की बात कही है, उसे मेरा जुमला न माना जाए, लेकिन उन्हीं कर्पूरी बाबू को सच्चा सम्मान तब मिला जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसके कृति और कथन, जिसके वर्ड्स और डीड्स, कहने और करने में कोई अंतर नहीं है मेरे दोस्तों। और मैं मानता हूं कि यह भारत रत्न यह एक सिर्फ पुरस्कार नहीं था, यह एक राजनीतिक और नैतिक घोषणा थी कि जो लोग सच्चे समाजवादी थे, जो वंचितों की आवाज थे, जो सत्ता में रहकर भी सादा जीवन जीते थे, वे ही असल में भारत के रत्न हैं। इसीलिए उन्हें भारत रत्न दिया गया।
साथियों, लालू जी के मुख्यमंत्री रहते समय कर्पूरी जी की विरासत और मूल्य दोनों को हाशिए पर डाल दिया गया। विरासत और मूल्यों को दोनों को हाशिए पर डाल दिया गया। यहां तक कि न तो उनका कोई स्मृति स्थल बनाया गया, न तो उनके नाम पर कोई ठोस योजना, उनके नाम पर न कोई विचारधारा का प्रचार, कुछ नहीं किया गया। सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ कर्पूरी जी का नाम नई पीढ़ी को फिर से याद दिलाया है, बल्कि उनकी जीवन शैली और सिद्धांतों को 21वीं सदी की राजनीति का आदर्श बनाया है। साथियों, महापुरुषों का अपमान करना कुछ दलों की आदत बन चुकी है। सम्मान देना तो दूर, उन्हें अपनी राजनीति की चौखट पर बिछा देना ही यह उनकी शैली बन चुकी है। साथियों, हाल ही में देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला एक दृश्य वायरल हुआ था, शायद आपने भी देखा होगा, जिसमें लालू यादव जी के जन्मदिन समारोह में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लालू जी के पैरों के पास रखी गई थी। सोचिए साथियों, सोचिए साथियों, कोई सामान्य गलती नहीं थी। यह उस मानसिकता का प्रतीक था जिसने दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के प्रतीक पुरुष के लिए सम्मान की कोई जगह ही नहीं है। और मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि इनमें से माफी की उम्मीद करना भी व्यर्थ है, क्योंकि जिनके दिलों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए सम्मान नहीं, वो कभी पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आरजेडी जैसे दल बाबा साहब की तस्वीर ही नहीं, उनके विचारों को भी कोई भाव नहीं देते हैं, कोई मोल नहीं देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब और उनके दिए गए मूल्यों को अपने दिल में बसाती है। भाजपा की सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है। हमारी सरकार ने बाबा साहब के विचारों को नीति में बदला है और उनके दिखाए रास्ते और मूल्यों का अनुसरण किया है। बाबा साहब ने के दिशा निर्देश को मानते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने किया है, तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और यही प्रयत्न हमारे जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी किया था। यही फर्क है प्रचार और प्रतिबद्धता में, और यही फर्क है दोस्तों दिखावे और भक्ति में। साथियों, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि हम बार बार अतीत की बात क्यों करते हैं, जो गुजर चुका है उसकी बात क्यों करते हैं। हम इसलिए बात करते हैं कि ऐसे लोगों का असली चेहरा जनता को याद रहे, ऐसा ना हो कि देश की जनता उसे भूल जाए। वे इन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में न आ जाएं, क्योंकि वो खतरा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। वो सोच, वो व्यवस्था, वो भ्रष्टाचार जिसने बिहार को वर्षों तक अंधेरे में धकेला है, मेरे दोस्तों, वो आज भी नया रूप लेकर हमारे सामने खड़ी है। हम सबको सजग रहना है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर बिहार को पिछड़ेपन, बेरोजगारी और अपराध की गर्त में धकेला है। उन्होंने सत्ता को जनसेवा का माध्यम नहीं बल्कि परिवार की सेवा का साधन बना दिया है। युवाओं को रोजगार छीना, किसानों को दर दर भटकने से इन्होंने मजबूर किया है, और महिलाओं को असुरक्षा का भाव दिया, और युवाओं के भविष्य को इन्होंने अंधेरे में धकेलने का काम किया है। आज जब एक नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है, तो दोस्तों हमारा कर्तव्य है कि उन्हें सच्चाई से हम परिचित कराएं। हकीकत क्या है, उन्हें बताएं कि अगर बिहार को कोई बदनाम करता रहा तो वही दल थे, और अगर बिहार को कोई नया भविष्य दे सकता है तो केवल और केवल हमारे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार दे सकती है केंद्र में, और प्रदेश में नीतीश जी के नेतृत्व की हमारी एनडीए सरकार ही दे सकती है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि सिवान की धरती ने भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसा भी एक महान सपूत दिया था। एक स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के अध्यक्ष
और हमारे पहले राष्ट्रपति, जिसकी ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति पीढ़ियों के लिए आदर्श रही है। लेकिन दुर्भाग्य से लालू जी के जंगल राज में यही पवित्र धरती अपराध और आतंक की प्रयोगशाला बन गई है। और साथियों, आरजेडी कांग्रेस के राज में बिहार, जहां कभी संविधान की गूंज सुनाई देती थी, वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगी थी आरजेडी और लालू जी के शासनकाल में। एक सभ्य समाज की जगह खौफ का साम्राज्य कायम हुआ था और उस अंधेरे दौर का प्रतिनिधित्व करती थी आरजेडी की लालटेन। और उस लालटेन ने रोशनी देने की जगह लोगों के घर में आग लगाई है। उस लालटेन ने लोगों को रोशनी देने की जगह लोगों के घरों में आग लगाई है। साथियों, आपको नई पीढ़ी को इस इतिहास को केवल याद दिलाना है, क्योंकि इतिहास हमें याद दिलाता है कि जब शासन दिशाहीन और मूल्य विहीन हो जाता है, तब कैसे महान भूमि भी अंधकार, अराजकता, अपराध से बंजर हो जाती है। केवल यह लोगों को याद दिलाना है। हम अतीत को इसलिए याद करते हैं मेरे दोस्तों, ताकि भविष्य में वही गलती न दोहराई जाए। और कुछ सामंतवादी मानसिकता के लोगों ने बिहार में समाजवाद का चोला पहनकर लोगों को बहुत दिनों तक ठगा है, बहुत दिनों तक लोगों को बरगलाया है। इसके प्रति भी हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। और दोस्तों, जिन लोगों ने जनता को बेवकूफ बनाया, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, जनता को समाजवाद का जुमला बस दिया, और इसलिए जरूरी है कि हर कार्यकर्ता, आप जैसा हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि, हर मतदाता को यह बार बार बताया जाए कि जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया, उन्हें दोबारा मौका देना सिर्फ अतीत की त्रासदी को दोहराना होगा, यह भी जनता को बतलाना चाहिए। और साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय से कभी चीन के महान विद्वान वैनशांग ने दुनिया का अद्वितीय ज्ञानपीठ बताया था। नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने लिखा था कि नालंदा के हजारों आचार्य अद्वितीय प्रतिभा और बुद्धिमत्ता के धनी हैं। वही नालंदा सदियों तक खंडहरों में पड़ा रहा, कोई किसी ने उसकी सुध नहीं ली। एक समय था जब पूरी दुनिया भारत के इस ज्ञान के मंदिर की ओर देखती थी। पूरी दुनिया इस ज्ञान के मंदिर नालंदा विश्वविद्यालय की ओर देखती थी। एक समय ऐसा भी आया जब वो इतिहास के पन्नों तक ही वो सीमित रह गया नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नालंदा को फिर से नई पहचान, एक नई ऊर्जा और एक नया जीवन मिला है। बहनों भाइयों, यह भी पढ़े लिखे लोगों को और बिहार के स्वाभिमानी लोगों को इस बात की जानकारी देनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार नहीं है, यह केवल एक विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार नहीं है, यह भारत की ज्ञान परंपरा का, मेरे दोस्तों, यह पुनर्जागरण का प्रतीक है। सिर्फ ईंट पत्थर से बनी बिल्डिंग का पुनर्निर्माण यह नहीं है जो हमारी सरकार ने किया है। यह भारत की ज्ञान परंपरा को फिर से विश्व मंच पर स्थापित करने का यह हम सारे लोगों का संकल्प है। आप सभी को पता होगा कि जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली पुलौरा धाम, जिसकी चर्चा हमारे कई मित्रों ने की है, सम्राट जी ने भी की है, हमारे गिरिराज जी ने भी की है, हमारे नित्यानंद जी ने भी की है और हमारे अध्यक्ष ने भी की है। यह पुलौरा धाम सीतामढ़ी को समग्र रूप से विकसित किए जाने हेतु भव्य मंदिर सहित अन्य संरचनाओं की डिजाइन, मेरी जानकारी है कि वह तैयार हो गया है मेरे बहनों भाइयों, जिसे नीतीश कुमार जी ने कुछ ही दिन पहले साझा किया है। यह मुझे जानकारी दी गई है। और साथियों, आप सबको यह भी पता ही होगा कि यहां भी अयोध्या के भगवान श्री राम मंदिर की तर्ज पर एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उसी तर्ज पर साथ साथ अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक रचनाओं का भी विकास किया जाएगा, जिससे यह स्थल एक आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र भी बन सके। इसी नीति को हम कहते हैं विकास भी और विरासत भी, जिसे बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी दोहराते हैं।